वेलकम टू सीधी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का 11 चैप्टर ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के अंतर्गत। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के बारे में आप लोग जान गए हैं कि त्रिभुज क्या होती है, चतुर्भुज क्या होती है, ज्यामिति में समरूपता किस तरीके से होती है, इस चीज़ को आप लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज के बारे में एनालिसिस करेंगे। एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट से सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले जो गुणक होता है स्केल गुणक के रूप में आप लोगों के पास आता है, एक होता है स्केल गुणक। क्या होता है? स्केल गुणक होता है, जो कि या तो 0.1 के बेस पे होता है, 0.2 के बेस पे, 0.3 या 4.1 कितना भी हो सकता है। ये उसमें क्वेश्चन में आप लोगों को दिया रहता है स्केल गुणक के रूप में। तो इस स्केल गुणक का उपयोग आप लोग किस तरीके से करते हैं, चाहे वह वर्ग के रूप में किस तरीके से करते हैं, इस चीज़ को मैं बता दे रहा हूँ। वर्ग के रूप में किस तरीके से करते हैं, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि वर्ग है आप लोगों की, वर्ग किसको बोलते हैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। वर्ग किसको बोलते हैं इसको मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये देखिए, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि ए है, ये आप लोगों का बी है, ये आप लोगों का सी है, ये आप लोगों का क्या है, डी है। इस तरीके से वर्ग है। अब वर्ग में आप लोगों के पास ये दिया गया है कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। मतलब जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि ए बी का वैल्यू निकालेंगे, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बी सी का भी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और सी डी का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ए डी का वैल्यू भी निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी सी का वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी डी का वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए डी का वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ए बी के वैल्यू में 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका मान लेते हैं कि स्केल गुणक, पहला स्केल गुणक दिया गया है आपके लिए। स्केल गुणक यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया गया है 0.1 के बेस पे निकालना है, और दूसरा दिया गया है 0.2, और तीसरा दिया गया है 0.3 के बेस पे निकालना है। तो सर्वप्रथम हम लोग 0.1 के बेस पे निकालेंगे। तो इसका किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को देखिए। तो जैसे कि यहाँ पर ए बी इक्वल टू 4 इंटू 0.1 हो जाएगा, बी सी का भी हो जाएगा 0.1, और सी डी का भी 0.1, ए डी का भी 0.1 हो जाएगा। तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगी, 0.4 के बेस पे हो जाएगा। ये 0.4 के बेस पे हो जाएगी। देखिए 4 इंटू 0.1 है, मतलब 4 इंटू 0 हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। ये भी 0.4 हो जाएगा, ये भी 0.4 हो जाएगा, ये भी 0.4 हो जाएगा। किसके बेस पे, अगर हम लोग 0.1 के बेस पे निकालते हैं। तो उसी प्रकार अगर इस चीज़ को हम लोग 0.2 के बेस पे निकालते हैं, 4 इंटू 0.2, 4 इंटू 0.2, 4 इंटू 0.2, 4 इंटू 0.2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8, 0.8, ये भी हो जाएगा 0.8, ये भी हो जाएगा 0.8, ये भी हो जाएगा 0.8, ये भी हो गया 4 इंटू 0.2। तो कितना हो जाएगा, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, ये हो जाएगा। अगर 0.3 के बेस में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.3 के बेस में देखेंगे तो 1 इंटू हो जाएगा। 4 या 12 के बेस में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगी। ये भी 1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा। ये किसके बेस पे हो रहेगा, जैसे कि 4 इंटू 0.3 के बेस पे है, 4 इंटू 0.3, 4 इंटू 0.3, 4 इंटू 0.3, ये हो जाएगा 1.2, ये भी हो जाएगा 1.2, ये भी हो जाएगा 1.2, ये भी हो जाएगा 1.2। तो ये सब 1.2 के बेस पे हो गए। तो स्केल गुणक के रूप में इस तरीके से आएगा। आपका स्क्वायर के बेस में आएगा तो चूंकि चतुर्भुज क्या होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। प्रत्येक कोण आप लोगों की देखिए, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है भाई। यही वर्ग कहलाता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। ठीक है, तो वर्ग के अंतर्गत स्केल गुणक के रूप में आप लोग इस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई। चलिए, तो वर्ग के अंतर्गत में तो आप लोग स्केल गुणक को आप लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। स्केल गुणक के बेस पर अगर इस चीज़ को देखेंगे तो ठीक है। अब समरूपता है, तो इस तरीके से समरूपता के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं।
जैसे कि यहाँ पर समरूपता के अंतर्गत है, आप लोगों के पास फर्स्ट है ये देखिए, यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से ये आप लोगों का है, ये है, 2 है, तो समरूपता के बेस में इस चीज़ को बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर 2 ट्रायंगल के बेस पे है, उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को दिक्कत होगी। तो यहाँ से अगर इस चीज़ को देखेंगे ABC के बेस पे देखेंगे, अगर किसके बेस पे देखेंगे, ABC के बेस पे देखेंगे, तो ये त्रिभुज मान लेते हैं कि आपका A है और ये क्या है, B है, ये आप लोगों का क्या है, C है। उसी प्रकार ये त्रिभुज क्या है, P है, ये क्या है, Q है, ये क्या है, R है। ठीक है, तो ये PQR है। तो A के बेस पे देखेंगे तो ये एंगल A के बेस पे आ जाएगा, ये एंगल B के बेस पे आ जाएगा, ये एंगल C के बेस पे आ जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार ये एंगल P के बेस पे आ जाएगा, ये एंगल Q के बेस पे आ जाएगा, ये एंगल R के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो देखिए, यहाँ से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो ये इसी के अकॉर्डिंग आ जा रहा है भाई। ठीक है, ये इसी के अकॉर्डिंग आ जा रहा है, ये वाला, ये AB हो जाएगा, ये आपका BC हो जाएगा, ये आप लोगों का AC हो जाएगा। उसी प्रकार ये PQ हो जाएगा, ये आप लोगों का QR हो जाएगा, ये आप लोगों का PR हो जाएगा भाई। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं हम लोग यहाँ से, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, या तो हम लोग इस बेस पे इस चीज़ को देख सकते हैं, जैसे कि AB के बेस पे देख सकते हैं, ये देखिए AB के बेस पे देख सकते हैं। यहाँ से इस चीज़ को हम लोग BC के बेस पे देख सकते हैं, AB के बेस में देख सकते हैं, BC के बेस पे देख सकते हैं और इसको AC के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, AB, BC और AC के बेस पे, ये आप लोगों का एंगल A के बेस पे है, ये एंगल B के बेस पे है, ये आप लोगों का एंगल C के बेस पे है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग साइड के बेस पे देखेंगे तो ये आप लोगों का PQ के बेस पे है। ठीक है, PQ के बेस पे है। ठीक है, ये आप लोगों का QR के बेस पे है और ये आप लोगों का PR के बेस पे है। ठीक है, ये एंगल P के बेस पे है, एंगल Q के बेस पे है, एंगल R के बेस पे है। क्लियर। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, देखिए जो यहाँ से शीर्षों के माध्यम से हम लोग देखे थे ABC के रूप में, अब समरूपता के आधार पर ये देखते हैं, ज्यामिति में समरूपता के आधार पर हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज पे पहुँचेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन सिंपल सा है, अगर आप लोगों को बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, बेसिक फंडामेंटल नॉलेज अगर पता चल जाएगा तो त्रिभुज ABC के बेस में हम लोग देखते हैं तो AB इक्वल टू, यहाँ से अगर देखते हैं AB इक्वल टू क्या होता है, आप लोगों का PQ होता है, और यहाँ से BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लोगों का QR हो जाएगा, और AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लोगों का PR हो जाएगा। ये आप लोगों का फर्स्ट, ये आपका सेकेंड था और ये आप लोगों का थर्ड। ठीक है, तो AB इक्वल टू आप लोगों को क्या हो गया, PQ हो गया, BC इक्वल टू क्या हो गया, QR हो गया, AC इक्वल टू क्या हो गया, PR हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। और एंगल के बेस पे देखेंगे तो यहाँ पर एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल P हो जाएगा, और एंगल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल Q इक्वल टू हो जाएगा एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और एंगल C इक्वल टू हो जाएगा एंगल R। ये आप लोगों का हो जाएगा, एक एंगल के बेस पे हो जाएगा। ये तो आप लोगों को भुजा के आधार पे हो गया भाई, ये आपका किसके आधार पे हो गया, भुजा के आधार पर, और ये किसके आधार पर हो गया, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप होगा, जैसे कि सर्वांग समता बोलते थे ना, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, PQR के। सर्वांग समता प्रमेय में आप लोग समरूपता के अंतर्गत पढ़े थे। क्लियर। तो यहाँ पर ये इसके इक्वल के बेस में हो जाएगा। तो ABC के बेस पे आप लोग PQR को इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये आप लोगों का शीर्ष ये है, आपको का शीर्ष A है, ये आपका शीर्ष क्या है, C है, ये आपका क्या है, शीर्ष B है, ये आप लोगों का भुजा है, भुजा BC है, ये क्या है, भुजा AC है, और ये क्या है, भुजा AB है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए शीर्षा और भुजा के बेस पे, तो AB का जो साइड है, भुजा है, वो PQ के साइड के क्या है, इक्वल है। उसी प्रकार BC किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। AC आप लोगों का PR के इक्वल के बेस पे है। तो यहाँ पर ये ज्यामितीय समरूपता के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जिसमें दोनों साइड के बेस में भी इक्वल हैं और एंगल के बेस में भी इक्वल हैं। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के बेस में AB इक्वल टू PQ और BC इक्वल टू QR, AC इक्वल टू PR के बेस में, एंगल A इक्वल टू एंगल P के बेस पे, एंगल B इक्वल टू एंगल Q के बेस में, एंगल C इक्वल टू एंगल R के बेस में रहेगा। तो त्रिभुज ABC समरूप के रहेगा
रहेगा त्रिभुज PQR के बेस में। ठीक है, तो यहाँ पर समरूप भी होता है, ये आप लोगों को कोणों के आधार पे समरूप होता है। ठीक है, जो पहला होता है कोणों के आधार पे भी होता है। देखिए यहाँ से कोणों के आधार पर, हालांकि एक साथ इसमें बेसिक चीज़ को बताना जरूरी है। कोणों के आधार पे होता है, और दूसरा भुजा के आधार पे होता है, भुजाओं के आधार पे, कोणों के आधार पे, भुजाओं के आधार पे, भुजाओं के आधार, कोणों के आधार, भुजाओं के आधार पे, और क्या कोणों के आधार पे, भुजाओं के आधार पे हो गया, और शीर्षों के आधार पे, रेखाखंडों के आधार पे, रेखाखंडों के आधार पे इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आप लोगों का स्केल के बेस पे हो जाएगा। ये कोणों के आधार पे भी होता है, भुजाओं के आधार पर भी होता है, शीर्षों के आधार पर भी होता है, और रेखाखंडों के आधार पर भी होता है। तो कोणों के माध्यम से अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो ये आप लोगों का इस तरीके से होता है। देखिए कोणों के आधार पे आप लोगों को एंगल के रूप में देखेंगे हम लोग, इस तरीके से रहेगा। देखिए इस तरीके से है आप लोगों का एक, ये भी आप लोगों का इस तरीके से है। देखिए मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, P है भाई, ये Q है, ये R है, A है, B है, C है, इस तरीके से है। क्लियर। अब यहाँ से ये तो आप लोगों का BC भुजा हो गया, BC भुजा, ये आप लोगों का AC भुजा हो गया, ये हो गया आपका AB भुजा। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, QR भुजा, QR भुजा, ये हो जाएगा PQ भुजा, ये हो जाएगा PR भुजा। ये देखिए ये इसके आधार पे हो जाएगा। तो PQR के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, और ABC के आधार पर इस चीज़ को देख सकते हैं। तो PQ, AB, QR, BC और PR AC के रूप में रहेगा, स्केल गुणक के रूप में। जैसे आयत के बेस पे हम लोग स्केल के लिए देखते हैं, आयत के बेस पे हम लोग देखते हैं। देखिए आयत का देखते हैं तो ये आप लोगों का आयत होता है। ये मान लेते हैं कि ये है, ये B है, ये C है, ये D है। मतलब प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत का प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, जिसमें यहाँ पर देख लीजिए AB, ये AB इक्वल टू क्या बराबर है, CD बराबर है। AB इक्वल टू CD बराबर है, और AD इक्वल टू क्या बराबर है, BC बराबर है। ये बराबर है ना। ठीक है, दोनों के बेस पे अगर इस चीज़ को देखते हैं तो ये दोनों के बेस पे ये दोनों आप लोगों का बराबर है। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, जिसमें AB इक्वल टू CD है, AD इक्वल टू BC के बेस पे है। तो इसका स्केल गुणक भी वही रहेगा जो कि सेंटीमीटर के बेस में था। क्लियर। तो चलिए अब एक्सरसाइज में हम लोग पहुँचते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बीच में सॉल्व करते हैं। खेत के नक्शे को 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर स्केल किया गया है। नक्शे में खेत का माप 3 सेंटीमीटर 3 बाई 4 सेंटीमीटर, खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हमारे पास दिया गया है, दिया है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर दिया गया 10 मीटर स्केल, 10 मीटर। ये स्केल पैमाना के रूप में दिया गया है ना, स्केल पैमाना के रूप में दिया गया है। और नक्शे की खेत की माप, नक्शे में खेत की माप, नक्शे की माप, नक्शे की माप दिया गया है। नक्शे में खेत की माप दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इस बेस में दिया गया है। तो हमको याद करना है खेत का वास्तविक क्षेत्रफल,
हमको याद करना है खेत का वास्तविक क्षेत्रफल, खेत का वास्तविक क्षेत्रफल, खेत का वास्तविक क्षेत्रफल, खेत का वास्तविक क्षेत्रफल हमको याद करना है इस तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि खेत के नक्शे को 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर के स्केल दिया गया है। नक्शे में खेत का माप 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए, इस चीज़ को दिया गया है। तो चलिए इस तरीके से दिया गया है, मान लेते हैं कि ये खेत का क्षेत्रफल है, इस तरीके से है, देख लेते हैं, ये देख लेते हैं भाई, खेत के क्षेत्रफल के बेस पे 3/4 का दिया गया है, ठीक है। 3/4 का हमारे पास दिया गया है, देखिए 3/4 का है ये, 3 सेंटीमीटर, ये आप लोगों का 4 सेंटीमीटर, इस बेस पे दिया गया खेत की माप, और स्केल दिया गया है 1 × 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बेस पे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से इस चीज़ को निकालते हैं, क्लियर। तो चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर, चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, इसलिए लंबाई यहाँ पर दिया गया है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो वास्तविक लंबाई हो जाएगा, वास्तविक लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 गुणित 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 10 मीटर, 3 × 10 मतलब ये कितना हो जाएगा, 30 मीटर, 30 मीटर हो जाएगी ये, ठीक है, वास्तविक लंबाई। और यहाँ से देखते हैं वास्तविक चौड़ाई, ठीक है। तो हमारे पास देखते हैं वास्तविक चौड़ाई कितना आता है। तो चौड़ाई कितना दिया गया है भाई, देखिए चौड़ाई दिया गया है आप लोगों के पास 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है, चौड़ाई यहाँ पर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 10 मीटर, यह हो जाएगा 40 मीटर। चूँकि लंबाई अब आ गया, चूँकि लंबाई आ गया 30 मीटर और चौड़ाई आ गया 40 मीटर, चौड़ाई आ गया 40 मीटर, ठीक है। लंबाई आ गया 30 मीटर और चौड़ाई आ गया आप लोगों का 40 मीटर आ गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल याद करना है, वास्तविक क्षेत्रफल। तो खेत का है, तो आयत के खेत के लिए में, तो खेत का क्षेत्रफल के बेस पे इस चीज़ को बताते हैं। खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 30 × 40 बराबर हो जाएगा 4 × 12। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग, और ये हो जाएगा आपका मीटर, वर्ग मीटर, ये आपका आंसर, ठीक है। तो हमारे पास खेत के रूप में दिया था, देखिए खेत के नक्शे को 1 सेंटीमीटर 10 मीटर स्केल किया गया, नक्शे में खेत की माप 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, खेत का वास्तविक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लंबाई गुणित चौड़ाई के माध्यम से हो जाएगा। तो पहला 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया गया है, 10 मीटर, तो नक्शे की माप में 3/4 का है, तो खेत का वास्तविक क्षेत्रफल हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और 10 मीटर, इस लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, वास्तविक लंबाई 3 × 10 30 मीटर, 4 × 10 40 मीटर, तो लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा 1200 वर्ग मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1200 वर्ग मीटर के बेस पे ये हो जाएगा, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बेस पे। आपके पास 3600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की वर्गाकार पेंटिंग है, स्केल गुणक 0.1 लेते हुए पेंटिंग को स्केल करें। स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप ज्ञात करें, भुजा की माप ज्ञात करना है भाई। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दिया है
हमारे पास दिया है 3600 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल, दिया है वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल, दिया है वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल दिया है वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल कितना दिया गया 3600 वर्ग सेंटीमीटर, 3600 वर्ग सेंटीमीटर इतना दिया गया है। स्केल गुणक दिया है, स्केल गुणक दिया है यहाँ पर 0.1। स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप ज्ञात करनी है। हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करनी, भुजा की माप ज्ञात करनी है। भुजा की माप ज्ञात करनी है। तो आपके पास 3600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की वर्गाकार पेंटिंग है। स्केल गुणक 0 लेते हुए पेंटिंग को स्केल करें और स्केलिंग करने के बाद भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चूँकि वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। तो चूँकि वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया, चूँकि वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल, चूँकि वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 3600 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, भुजा गुणित भुजा बराबर कितना हो जाएगा 3600। तो यहाँ पर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, यह हो जाएगा भुजा का स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा ये। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग हटता है तो वर्गमूल लगता है 3600 ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसका हम लोग निकालते हैं, फैक्टराइज करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं 3600 के बेस पे। तो कितना हो जाएगा, 2 से निकालते हैं, 2 1 कम 2, कितना हो जाएगा, 1 बचेगा 8 16, 2 8 16, 2 0 0, फिर 2 से जाएगा 2 9 18, 2 0 0, फिर 2 से जाएगा 2 4 8, 1 2 5 6 10, 2 0 0, ठीक है। फिर 2 से करते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 5 6 10, ठीक है। अब 3 से कर लेते हैं भाई, 3 7 21, 1 3 5 6 15, 3 से कर 3 दूनी 6 और 1 बच गया, 3 5 6 15 और 5 5 6 25, 5 1 5, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से भुजा के बेस पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणित 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, और इंटू हो जाएगा 3 इंटू 3, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 इंटू 5, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। चलिए इसका जोड़ा बनाते हैं, 1 2 3 4। चलिए इसका कितना हो गया, जोड़ा बनाए तो 1 2 3 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो भुजा बराबर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 5, ये हो जाएगा। तो भुजा बराबर यहाँ से हो जाएगा, भुजा बराबर 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 6 60 हो जाएगा। और किस में दिया गया, सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि स्केल गुणक 0 ले तो पेंटिंग की स्केल का स्केलिंग करने के बाद भुजा की लंबाई ज्ञात करें।
तो चूँकि भुजा की माप चूँकि भुजा की माप कितना है भुजा की माप, हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो भुजा की माप चूँकि भुजा की माप हमारे पास दिया गया है 60 सेंटीमीटर। चूँकि भुजा की माप हमारे पास दिया गया है 60 सेंटीमीटर। चूँकि भुजा की माप दिया गया हमारे पास 60 सेंटीमीटर। चूँकि भुजा की माप कितना दिया गया है 60 सेंटीमीटर दिया गया है। तो और स्केल गुणक यहाँ पर दिया गया है, स्केल गुणक दिया गया है 0.1 स्केल गुणक दिया गया है 0.1। इसलिए वास्तविक भुजा की माप हो जाएगी वास्तविक भुजा की माप कितना हो जाएगा 60 इंटू 0.1। ठीक है, क्योंकि भुजा की माप यहाँ पर देखिए, क्योंकि भुजा की माप यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग निकालते आ रहे हैं कि दिया है वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल 3600 वर्ग सेंटीमीटर, स्केल गुणक 0.1। भुजा की माप हमको ज्ञात करना है, चूँकि हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है। चूँकि वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल कितना है 3600 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो भुजा गुणित भुजा होता है, तो भुजा का वर्ग 3600 के 3600 के लिए हम लोग निकालेंगे तो 60 सेंटीमीटर रहेगा। चूँकि भुजा की माप 60 सेंटीमीटर, स्केल गुणक 0.1 लेते हुए वास्तविक भुजा की माप हो जाएगी ये आप लोगों की हो जाएगा, तो 16 तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, डेसिमल लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर रहेगा। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोगों को भुजा के माध्यम से भी दिया रहेगा कि आपके पास 3600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की वर्गाकार पेंटिंग है, स्केल गुणक 0.1 लेते हुए पेंटिंग को स्केल करें, स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल 3600 स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्केल गुणक 0.1 है भुजा की माप। तो चूँकि हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा होता है, तो इसके माध्यम से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। ये रहेगा आपका आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किसी शहर के नक्शे में रेलवे स्टेशन से, कोई भी शहर है भाई, किसी शहर से, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम ये बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। किसी शहर के नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी 3 सेंटीमीटर है। एयरपोर्ट की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। यहाँ से देखिए, किसी शहर के नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। यदि नक्शे का पैमाना 2 सेंटीमीटर और कितना है 7 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर रेशियो में 7 किलोमीटर है, तो रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी कितने किलोमीटर में और क्या होगी, इस चीज़ को हमको जानना है भाई। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, किसी शहर के नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी 3 सेंटीमीटर है। यदि नक्शे का पैमाना 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर इंटू 7 किलोमीटर, तो रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी में क्या होगी, इस चीज़ को हमको ज्ञात करना है। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग ज्ञात करते हैं भाई। चलिए तो 2 सेंटीमीटर पर 7 कितना है, 7 किलोमीटर है, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर के बेस पे, रेशियो के बेस पे हम लोग इस चीज़ को निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। तो जैसा कि देख रहे थे हम लोग रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्व करते हैं। दूरी दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और पैमाना दिया गया है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 7 किलोमीटर। तो स्केल गुणक क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से अगर देखेंगे तो स्केल गुणक हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए 3 सेंटीमीटर के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं, तो कितना हो जाएगा वास्तविक दूरी, इसलिए वास्तविक दूरी हो जाएगा 3 इंटू 7/2 बराबर कितना हो जाएगा 7 3 जा 21/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10.5, ये हो जाएगा 10.5 किलोमीटर। ये रहेगा आपका आंसर।
क्या हो जाएगा, किसी शहर के नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी 3 सेंटीमीटर के बेस पे रहेगा। तो यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के बेस पे। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड के बेस पे है, जो कि हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स के बेस पे देख रहे हैं, 11 चैप्टर के अंतर्गत ज्यामितीय आकृति में समरूपता के अंतर्गत देख रहे हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सेकेंड, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं। तब तक वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक इस वीडियो को देखते रहिए। और अपने जितने भी मित्र, सखी, यार, दोस्त, सहेली लोग हैं सभी को शेयर कीजिए, अपने स्कूल फ्रेंड वगैरह हैं सभी को शेयर कीजिए, एप्लीकेशन के बारे में बताइए। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।